फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको स्वामी की दादी नामक एक कहानी पढ़ाई थी व समझाई थी, और आज के वीडियो में मैं आपको व्याकरण से संबंधित जो भाग है उसमें अनुस्वार, अनुनासिक, वाक्य एवं विधेय और वाक्यांशों के लिए एक शब्द कैसे प्रयोग किया जाता है ये सब पढ़ाऊंगी व समझाऊंगी। तो बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से देखो, पढ़ो और समझो। आज के वीडियो में मैं आपको अनुस्वार, अनुनासिक और वाक्य एवं विधेय अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के विषय में पढ़ाएंगे। तो बच्चों, इन सब को पढ़ने से पहले आइए कुछ चित्र दिखाते हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखिए बच्चों। श और ख के बीच में आपको एक बिंदु दिख रहा है। अगले चित्र में पा, ता और गा के बीच में भी एक बिंदु है। इधर बंदर के चित्र देखिए, बा, दा और रा के बीच में भी एक बिंदु है। और नीचे के चित्र भी कुछ बने हुए हैं। देखिए बच्चों, चांद में ये चंद्र बिंदु लगी है, सांप में भी चंद्र बिंदु है, दांत में भी जो चंद्र बिंदु है, ये अंगूठी में भी चंद्र बिंदु, आँख में भी चंद्र बिंदु, उंगली में भी चंद्र बिंदु, ऊंट में भी चंद्र बिंदु। तो बच्चों, क्या आप जानते हो कि ये बिंदु और ये चंद्र बिंदु क्या कहलाते हैं? इनको क्या कहते हैं? नहीं तो आइए मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखना और समझने का प्रयास करना। यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा तो आपको अनुस्वार और अनुनासिक के विषय में अच्छे से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा इनको पहचानने में और समझने में। इसीलिए बच्चों, उस वीडियो को ध्यान से देखना जो मैं आपको अनुस्वार और अनुनासिक से संबंधित वीडियो दिखाने जा रही हूँ। अनुस्वार, अनु प्लस स्वर, अर्थात स्वर के पीछे पीछे चलने के कारण इसे अनुस्वार कहते हैं। यह एक नासिक्य ध्वनि है। यह वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगाकर प्रकट की जाती है, जैसे गंगा, पंजाब, अंत आदि। अर्थात अनुस्वर जो है वो स्वर के पीछे पीछे चलता है, अर्थात स्वर के बाद वो उच्चारित होता है। तो यह एक नासिक्य ध्वनि है, मतलब यह नाक से उच्चारित की जाने वाली ध्वनि है और इसे बिंदु के रूप में प्रकट करते हैं। अनुस्वार एक अयोगवाह वर्ण है। अयोगवाह का अर्थ है स्वर और व्यंजन से अलग वर्ण। इसका प्रयोग स्वर और व्यंजन दोनों के रूप में होता है। स्वर और व्यंजन के मध्य स्थिति होने के कारण इन्हें वर्णमाला में स्वरों के बाद रखते हैं। तो चलिए अब हम अनुस्वर लगाने के नियम को सीखते हैं। पहला नियम है पंचम वर्ण के रूप में अनुस्वार। जैसा कि हमने वर्ण विच्छेद के अनुस्वर वाले भाग में जाना था कि किन्हीं व्यंजन को वर्ग के अनुसार बांटा गया है। जैसे क वर्ग के अंतर्गत है क, ख, ग, घ, अंग। वैसे ही च वर्ग के अंतर्गत है च, छ, ज, झ, इय। वैसे ही ट वर्ग के अंतर्गत है ट, ठ, ड, ढ, ण। वैसे ही त वर्ग और प वर्ग के अंतर्गत ये सारे व्यंजन आते हैं। अब इन वर्गों के जो अंतिम वर्ण हैं उन्हें पंचम वर्ण कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में अंग, इय, ण, न, म को पंचम वर्ण कहा गया है। तो किसी शब्द में जब कोई हलंत वाला पंचम वर्ण किसी अक्षर के पहले आ जाता है तो वह पंचम वर्ण अपने पीछे वाले वर्ण के ऊपर अनुस्वर के रूप में लग जाता है। जैसे दंड, तो यहाँ अनुस्वर द के ऊपर आया हुआ है और उसके बाद जो अक्षर है वो है ड। तो अब हमें यह देखना है कि ड किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो ड ट वर्ग के अंतर्गत आता है और ट वर्ग का जो पंचम वर्ण है वो है ण। तो यहाँ पर जो अनुस्वर है उसका उच्चारण न के नीचे हलंत के रूप में होगा, जैसे दंड। अगला है रंग। तो यहाँ ग का जो पंचम वर्ण है अंग, तो अनुस्वर का उच्चारण हलंत वाले अंगा के रूप में होगा, जैसे रंग।
मैंने इस नियम को वर्ण विच्छेद वाले वीडियो में भी बताया है, तो आप हो सके तो वर्ण विच्छेद वाले वीडियो को जरूर देखें। अब चलते हैं अगले नियम पर। दूसरा नियम है दो पंचम वर्ण का एक साथ आना। यदि शब्द में पंचम वर्ण एक साथ आए, जैसे सम्मेलन, यहाँ म और म एक साथ आए हुए हैं, तो यहाँ अनुस्वर या बिंदी नहीं आता, बल्कि दोनों पंचम वर्णों को एक साथ ही लिखा जाता है। जैसे सम्मेलन, भिन्न, जन्म, अन्न आदि। इस वर्ण विच्छेद द्वारा हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। तीसरा नियम है य, व और ह का नियम। तो यदि पंचम वर्ण के बाद य, व या फिर ह आए, तो वहां भी अनुस्वर नहीं लिखा जाता, बल्कि वही पंचम वर्ण लिखा जाता है। जैसे अन्य, कान्हा, अन्वय आदि। तो यहाँ पर आधा न जो है वो पंचम वर्ण है, और उसके बाद जो अक्षर आया है वो है य। तो यह न जो है वो अनुस्वर के रूप में नहीं बदलेगा, बल्कि वह जैसा है वैसे ही लिखा जाएगा। वैसे ही कान्हा का साथ है। कान्हा में आधा न ह के आगे आया है, जिसकी वजह से यह न भी अनुस्वर के रूप में नहीं बदलेगा, और अन्वय में भी वही स्थिति है, क्योंकि जो आधा न है वो व के पहले आया है, तो यहाँ पर न अनुस्वर के रूप में नहीं बदलेगा, वो जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। अगला है तालव्य श और दंत स से पूर्व हमेशा अनुस्वार का आना। तो चौथे नियम के अनुसार तालव्य श और दंत स के पूर्व यदि अनुस्वर आता है, तो वह सदा अनुस्वर के रूप में ही रहेगा, एवं वर्ण विच्छेद करते वक्त भी उसे अनुस्वर के रूप में ही लिखा जाएगा। इसका अर्थ यह है कि तालव्य श और दंत स से पहले अनुस्वर आता है, तो उस अनुस्वर को हम किसी पंचम वर्ण के रूप में नहीं बदल सकते, हमें उसे अनुस्वर के रूप में ही लिखना होगा। उदाहरण के रूप में यहाँ हम अंश, वंश और मांस का वर्ण विच्छेद देख सकते हैं। अगला है सम उपसर्ग का नियम। पांचवें नियम के अनुसार यदि शब्द में सम उपसर्ग हो, तो जो हलंत वाला म है वह अनुस्वर बनकर अपने पीछे वाले वर्ण में जुड़ जाता है। जैसे संन्यास, सम उपसर्ग के साथ न्यास के जुड़ने पर बना है संन्यास। तो यहाँ जो म है वो अनुस्वर के रूप में स के ऊपर आ गया है। वैसे ही संवाद, सम प्लस वाद, वैसे ही संकल्प, सम प्लस कल्प, और संहार, सम प्लस हार। तो ये थे कुछ अनुस्वर के नियम। अब जानते हैं अनुनासिक क्या है। अनुनासिक, इसका प्रयोग हिंदी में किया जाता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है, या कहे मुंह के साथ साथ नाक से भी हवा बाहर निकलती है, उसे अनुनासिक कहते हैं। इसे हम चंद्रबिंदु भी कहते हैं, जैसे आंगन, पूंछ, माँ आदि। ध्यान देने वाली बात है कि अनुस्वर केवल नाक से उच्चारित होता है, जबकि अनुनासिक नाक और मुंह दोनों से उच्चारित होती है। चलिए अब एक साथ इसका उच्चारण करते हैं। आंगन, पूंछ, माँ। अब हम अनुनासिक की कुछ विशेषताओं को देखेंगे। पहला है, अनुनासिक को अलग से किसी वर्ण के बाद नहीं बोला जाता, बल्कि उस स्वर के साथ बोला जाता है जिस पर वह लगता है। जैसे आंख, चांद, पांच आदि। तो यहाँ हम देखते हैं कि अनुस्वर को स्वर के बाद उच्चारित किया जाता है, लेकिन अनुनासिक स्वर के साथ ही उच्चारित होता है। आगे है अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। वे स्वर है जिनके साथ अनुनासिकता आती है, जैसे चिड़िया, मालाएं, आंखें आदि। अगली विशेषता देखिए, तो यहाँ कुछ मात्राएं हैं। तो इन मात्राओं के साथ जो बिंदु लगे हैं वास्तव में वे चंद्र बिंदु है, परंतु मात्राओं के साथ इनका अंतर्भाव हो जाने के कारण इसे बिंदु के रूप में लिखा जाता है।
अर्थात मात्राओं के साथ जो बिंदु आती है वे वास्तव में चंद्र बिंदु होते हैं। मात्राएं होने के कारण चंद्र बिंदु का वहां अंतर्भाव हो जाता है और वह सिर्फ बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन यदि उच्चारण के रूप में देखें तो यह चंद्र बिंदु के रूप में ही उच्चारित होगा, जैसे क्योंकि, मालाओं, मात्राओं, औरों आदि। अब हम कुछ अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों का उच्चारण करेंगे। सबसे पहले हम अनुस्वार शब्दों का उच्चारण करते हैं। अधिकांश, संपूर्ण, रंगीन, तंबू, ठंडी, बंद, बंधन, पतंग, संबंध, नंगा, अंदाजा, संभ्रांत, असंख्य, संस्था, अत्यंत, क्रांति, संश्लेषण। अब कुछ अनुनासिक शब्दों का उच्चारण करते हैं। गांव, मुंह, धुंधले, कुआं, चांद, भांति, कांच, बांधकर, पहुंच, ऊंचाई, टांग, पांच, दांते, सांस, धुआं, चांद, कांप, जाऊंगा। तो बच्चों, ये तो था अनुनासिक और अनुस्वार से संबंधित वीडियो। अब आइए वाक्य के विषय में जानते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? सबसे पहले हम लोग बच्चों क्या पढ़ेंगे? हम लोग सबसे पहले वाक्य के बारे में पढ़ेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, सार्थक वर्णों के मेल से, और शब्दों के सार्थक समूह से क्या बनता है बच्चों? वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय। उद्देश्य और विधेय। अब देखो उद्देश्य क्या होता है बच्चों? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, यानी जिसके बारे में कहा जाए वाक्य में, अथवा जिसका वर्णन किया जाता है, उसे उद्देश्य कहते हैं। अब आगे हम इसको समझाएंगे अच्छे से। विधेय किसे कहते हैं? वाक्य में उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। अब देखिए सोहन, अब ये वाक्य दे रखे हैं यहाँ पर, सोहन ने खाना खाया। अब इसमें क्या उद्देश्य है और क्या विधेय? देखिए सोहन, सोहन क्या है? उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है, किसके बारे में कहा जा रहा है? सोहन। तो वाक्य में जिसके बारे में वर्णन किया जाता है वह उद्देश्य होता है, तो सोहन क्या है? उद्देश्य। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह क्या होता है बच्चों? विधेय। यानी सोहन क्या है? उद्देश्य। उद्देश्य के बारे में क्या है? सोहन क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। तो आइए आपको समझाते हैं। नीचे देखिए ये उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? सोहन। उद्देश्य क्या है इसमें वाक्य में? सोहन ने। और क्या है? विधेय क्या है? खाना खाया। विधेय क्या है बच्चों? खाना खाया। अब अगला वाक्य देखिए बच्चों, गीता चाय पी रही थी। अब इसमें उद्देश्य कौन सा है बच्चों? देखिए इसमें उद्देश्य क्या है? इसमें है उद्देश्य गीता, और विधेय क्या है? चाय पी रही थी। क्या है वो विधेय? चाय पी रही थी। अब अगला देखिए, बादल गरज रहे हैं। इसमें उद्देश्य क्या है? बादल। उद्देश्य क्या है? बादल। और विधेय क्या है? गरज रहे हैं। विधेय क्या है बच्चों? गरज रहे। उद्देश्य क्या है? बादल। अब अगला वाक्य देखिए बच्चों, लड़के क्रिकेट खेलते हैं। अब इसमें उद्देश्य क्या है? लड़के। इसमें उद्देश्य क्या है? लड़के। और विधेय क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलते क्या है? विधेय है। अब अगला क्या है? किसान खेत जोत रहा है। इसमें उद्देश्य क्या है इस वाक्य में? किसान। और किसान उद्देश्य के बारे में क्या कहा जा रहा है? क्या कर रहा है? खेत जोत रहा है। ये क्या है? विधेय है। खेत जोत रहा है। अब अगला क्या है?
पक्षी उड़ रहे हैं। अगला क्या है? पक्षी उड़ रहे हैं। अब इसमें उद्देश्य क्या है? इसमें उद्देश्य है पक्षी। पक्षी क्या है? उद्देश्य है। और विधेय क्या है? उड़ रहे हैं। उड़ रहे हैं क्या है? विधेय है। तो ये तो वाक्य हो गए बच्चों। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के विषय में जानेंगे। देखिए बच्चों, ये आपके सामने कुछ चित्र दिए हुए हैं। आप इनको ध्यान से देखिए। ये पहला चित्र किसका है? ये देखिए, इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है बच्चों? इस चित्र में सूरज निकल रहा है। देखिए, तो ये आइडिया लगाइए, ये किसका चित्र है? सूरज निकलने का समय। अब देखिए, इसमें यहाँ पर इतना बड़ा वाक्य दे रखा है, सूरज निकलने का समय। ये पूरा वाक्य है और इस वाक्य को हम पूरा ना कहकर इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करें बच्चों, तो ये कितना सुंदर लगने लगेगा। तो सूरज निकलने के समय को हम एक शब्दों में कैसे कहेंगे? सूरज निकलने का समय अर्थात प्रातः काल। देखिए, सूरज निकलने का समय अच्छा लग रहा है या प्रातः काल कहते हुए अच्छा लग रहा है? प्रातः काल। जब हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो भाषा सुंदर प्रभावशाली हो जाती है। बच्चों समझ में आया? आप देखिए, दूसरा चित्र देखिए। यहाँ पर ये अंडा है और अंडे से इसका जन्म हो रहा है। तो अंडे से पैदा होने वाले को क्या कहते हैं बच्चों? अंडज। क्या कहते हैं? अंडज। यानी जो अंडे से पैदा हो उसको क्या कहते हैं एक शब्द में? ये अनेक शब्द लिखे हुए हैं। इन अनेक शब्दों के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, अंडज। अब देखिए, ये चित्रकार है। ये चित्रकार है, चित्र बनाने वाला। ये इतने सारे शब्द दिए हैं। अब इन सारे शब्दों को एक शब्द में हम कैसे कहेंगे? इसको क्या कहेंगे बच्चों? चित्रकार। क्या कहेंगे? चित्र बनाने वाले को क्या कहते हैं एक शब्द में? चित्रकार। अब देखिए, यहाँ पर ये एक व्यक्ति है जो खेत में काम कर रहा है, यानी खेती करने वाले को क्या कहेंगे हम? किसान। एक शब्द में क्या कहेंगे? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? किसान। अब ये तो नहीं कहेंगे कोई किसान जा रहा है, तो हम ये तो नहीं कहेंगे देखिए ये खेती करने वाला जा रहा है, तो कहना भी अच्छा नहीं लगेगा, भाषा प्रभावशाली नहीं होगी। तो हम इन शब्दों के लिए क्या कहेंगे? वाक्यांशों के लिए, इन वाक्यांशों के लिए हम एक शब्द में कह देंगे भाई ये किसान है। अब आगे देखिए, ये आकाश में पक्षी उड़ रहा है। जो आकाश में उड़ते हैं यानी आकाश में उड़ने वाला पक्षी, उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे बच्चों? आकाश में उड़ने वाले पक्षी को नवचर कहते हैं। क्या कहते हैं? नवचर। तो बच्चों, अब हम समझते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे शब्द समूह के लिए एक पद या वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे जो कभी नहीं मरता उसको क्या कहते हैं? अमर। जो कभी ना मरे यानी ये वाक्यांश है, इसके लिए एक पूरा वाक्य है, इसके लिए हम क्या कहेंगे? एक शब्द अमर। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। विद्या का घर, विद्यालय। काम से जी चुराने वाला, कामचोर। तो बच्चों, ये थे वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे मांस खाने वाला, मांसाहारी। बहुत बोलने वाला, वाचाल। 100 वर्ष का समय, शताब्दी। इस तरह अनेकों बहुत सारे शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके माध्यम से आप समझ सकते हो। अब आइए देखते हैं आज की एक्टिविटी में क्या है बच्चों। आज की एक्टिविटी में है एक्सरसाइज 2। उचित स्थान पर अनुस्वार और अनुनासिक लगाकर लिखो। देखिए, यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं जिसमें आपको अनुस्वार और अनुनासिक का उचित ढंग से प्रयोग करना है। तो बच्चों, इस वर्क को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। अब आइए देखते हैं आज के क्लास वर्क में आपके लिए क्या है बच्चों।
क्लास वर्क में है एक्सरसाइज 4। इस वाक्य में क्या प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हुआ है? इनके उत्तर ढूंढो। आपको प्रश्नवाचक शब्दों के द्वारा इन वाक्यों को पूरा करना है। तो बच्चों इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए। अब आइए देखते हैं आज के होमवर्क में आपके लिए क्या है। आज के होमवर्क में जो मैंने वीडियो में आपको पढ़ाया है, समझाया है, उसको ध्यान से देखो, समझो, पढ़ो, लिखो और याद करो। कोई समस्या हो मुझे फोन करो, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगी। धन्यवाद।